हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। निकिता मुंबई में अकेली रहती थी। शादी नहीं हुई थी और बॉयफ्रेंड से 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका था। हमेशा अकेला रहने की आदत तो थी, लेकिन फिर वही अकेलापन उसे काटने लगा। एक फ्रेंडशिप क्लब का ऐड देखा और वहां दिए नंबर पे फोन किया तो धीरे धीरे रवीश नाम के एक लड़के से बातचीत शुरू हुई और बहुत जल्द दोस्ती में यह बातचीत तब्दील हो गई। 2 महीने बाद पहली बार उसने रवीश से मिलने की सोची और एक डेट फिक्स हुई 21 नवंबर। निकिता टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंची और देखा रवीश बेचैन सा बैठा वहां बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। निकिता के वहां पहुंचते ही जैसे रवीश का चेहरा खुशी से लाल हो गया। निकिता के लिए एक बड़े से बॉक्स में वो गिफ्ट लाया था। निकिता ने उसके सामने ही बक्से को खोला। उसमें एक बड़ा सा, एकदम असली सा दिखने वाला एक स्टफ टॉय डॉग था। जल्दी जल्दी डिनर खत्म करके काफी देर तक दोनों नरीमन पॉइंट पे बैठे और फिर बैंड्रा वर्ली सीलिंग से जब निकिता ड्राइव करके घर वापस जा रही थी तो अपनी गाड़ी में सिर्फ रवीश के डिओड्रेंट की महक उसे आ रही थी। पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था उसे। जिस गाड़ी में रवीश बैठा ही नहीं, उसमें उसके डीओ की महक कहां से आ रही थी? रवीश के डीओ की महक इतनी तेज थी मानो जैसे वो उसके बगल वाली सीट पे ही बैठा हो। निकिता ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और थोड़ी सी ताजी समंदर की हवा लेने वो गाड़ी से नीचे उतरी। समंदर की ताजी हवा रात के वक्त बहुत अच्छी लग रही थी। उस ठंडी हवा में खड़े खड़े कब निकिता रेलिंग के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। उसका ध्यान टूटा तो हड़बड़ा के वापस गाड़ी में बैठी। डीओ की महक तो जा चुकी थी, लेकिन एक आवाज ने उसका ध्यान बटाया। निकिता ने पीछे देखा तो वही स्टफ टॉय डॉग पिछली सीट पे रखा था। निकिता ने वो टॉय डॉग उठाया और सीधा समंदर में फेंक दिया। रात का वक्त था और ट्रैफिक भी बाकी दिनों से थोड़ा कम ही था। निकिता ने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई और 10 मिनट बाद जब अपने घर पहुंची तो उसने जो देखा उसका कोई भी कारण उसको समझ में नहीं आया। निकिता का बिस्तर गीला था और दीवारों पर कुत्ते के पैरों के निशान थे। निकिता मुंबई में अकेली रहती थी। एक फ्रेंडशिप क्लब के थ्रू उसकी दोस्ती रवीश से हुई। रवीश के साथ अपनी फर्स्ट डेट के बाद जब निकिता घर लौट रही थी तो जिस गाड़ी में रवीश बैठा ही नहीं था उसमें रवीश के डीओ की महक आ रही थी और पीछे रवीश के दिए हुए टॉय डॉग से आवाजें आ रही थी। निकिता ने उस टॉय डॉग को उठा के समंदर में फेंक दिया और घर आई तो देखा घर में बिस्तर गीला और दीवारों पर कुत्ते के पैरों के निशान थे। निकिता पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने तुरंत रवीश के नंबर पे फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. निकिता को समझ आ गया था कि अकेले रहने में खतरा है। उसने अपनी एक फ्रेंड को फोन करके बुलाया रात को उसके घर रुकने के लिए और थोड़ी देर बाद ही डोरबेल बजी। बाहर सौम्या खड़ी थी अपने कुत्ते रॉक्सी के साथ। निकिता को एक पल के लिए सीलिंग और अपनी गाड़ी का पूरा किस्सा याद आ गया, लेकिन सौम्या को सामने देखकर उसकी सांस में सांस आई।
रॉक्सी को बाहर हॉल में ही बांध दिया और दोनों अंदर रूम में बैठ के बातें करने लगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर एक आवाज हुई। सौम्या उठी कि शायद रॉक्सी होगा। सौम्या ने जितना रूम का दरवाजा खोला, कमरे के अंदर के बाथरूम का दरवाजा भी उतना ही अपने आप खोला। पता नहीं निकिता को क्या सूझी कि वो जोर से चिल्लाई, सौम्या बंद कर दे दरवाजा, जल्दी बंद कर दे। सौम्या ने झट से दरवाजा बंद किया और जब दरवाजा बंद किया तो साथ ही बाथरूम का दरवाजा भी बंद हुआ। अब की बार दरवाजा खुरचने की आवाज बाथरूम से आ रही थी। दोनों ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला और दूसरे रूम में चले गए। दूसरे कमरे में जाकर दोनों लेटे कि तकरीबन 5 मिनट के बाद निकिता का फोन बजा। कॉल किसी अननोन नंबर से था। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने इतने प्यार से तुम्हें गिफ्ट दिया और तुमने उसे फेंक दिया। कितनी ठंड लग रही होगी उसे पानी में। मैं थोड़ी देर में ना तुम्हारे घर आता हूं। मुंबई में अकेली रहने वाली निकिता की एक फ्रेंडशिप क्लब के थ्रू रवीश से दोस्ती हुई और रवीश ने निकिता को जो पहली डेट पे स्टफ टॉय डॉग गिफ्ट किया उसे निकिता ने समंदर में फेंक दिया था, क्योंकि उसमें से असली कुत्ते जैसी आवाजें आ रही थी। उसकी गाड़ी में रवीश के डीओ की महक भी आ रही थी। घर पहुंची तो वहां बिस्तर गीला और दीवार पर कुत्ते के पैरों के निशान थे। उसने देर रात गए अपनी दोस्त सौम्या को बुलाया साथ में रुकने के लिए, तो घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों घर से सौम्या के डॉग रॉक्सी के साथ सीधा भागे पुलिस स्टेशन की ओर। गाड़ी तकरीबन 60 की स्पीड से चल रही थी और गाड़ी का रेडियो भी ऑन था। रेडियो पे आती एक आवाज ने निकिता का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए देखते हैं कि हमारे साथ में हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरी दोस्त ने मेरा दिया हुआ गिफ्ट समंदर में फेंक दिया। आप ही बताइए क्या करूं मैं। रेडियो जॉकी ने उसे समझाया कि हो सकता है कि वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहती हो, या ऑलरेडी उसकी जिंदगी में कोई होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं बात करता हूं उससे, पर अभी तो वो रास्ते में गाड़ी चला रही होगी। ये रवीश की आवाज थी। रवीश की बात खत्म ही हुई थी कि निकिता के माथे से पसीना निकलना शुरू हुआ और उसकी गाड़ी चलना बंद हो गई, और साथ ही शुरू हुआ निकिता के फोन का बजना। उस पे फोन रवीश का आ रहा था। बीच रास्ते में ऐसी हालत में जान पे बनी हो और गाड़ी रुक जाए तो क्या हाल होता है, ये फिल्मों में देखने के बाद आज पहली बार निकिता अपने साथ महसूस भी कर पा रही थी। निकिता की गाड़ी आए दिन खराब होती रहती थी और उसे गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए गाड़ी में क्या खराबी है ये देखने के लिए निकिता गाड़ी से नीचे उतरी। निकिता की गाड़ी से उतरते ही उसे ऐसा लगा मानो कई सारे कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़ेंगे। अंधेरे में कुत्तों की चमकती हुई आंखें और गुर्राने की आवाजें किसी पत्थर दिल को भी डरा देती। निकिता तो शहर में रहने वाली लड़की थी। वो झट से गाड़ी में वापस बैठ गई। निकिता ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और फोन पे लगातार रवीश का फोन आया जा रहा था।
इस बीच 2-3 कुत्ते उसकी गाड़ी की बोनट पे चढ़ गए और शीशे में झांक के भौंकने लगे। निकिता ने पहले तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसने गाड़ी में ही रखे लकड़ी के टुकड़े को उठाया। इस बीच निकिता का फोन लगातार बजे ही जा रहा था। सौम्या के लाख मना करने पर भी निकिता कुत्तों को भगाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरी और उसके बाद निकिता ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बॉम्बे में एक फ्रेंडशिप क्लब ज्वाइन किया। वहां उसकी मुलाकात रवीश से हुई, जिसने निकिता को इस कदर परेशान किया कि निकिता उसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाने देर रात ही अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। रास्ते में अपनी खराब गाड़ी को रिपेयर करने जैसे ही वो नीचे उतरी कि उसे चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया। आंख खुली तो निकिता हॉस्पिटल में थी। उसे काफी चोट आई थी, लेकिन सुकून कम से कम यह था कि हॉस्पिटल में वो सेफ रहेगी, क्योंकि रवीश उसका पूरी तरह से पीछा कर रहा था और उसे लग रहा था कि रवीश उसकी जान लेकर ही रहेगा। लेकिन कोई अनजान, जिससे बस 2 महीने की बातचीत थी और एक मुलाकात, वो उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? इसका कोई भी जवाब निकिता के पास नहीं था। उसने ये सारी चीजें भुलाकर चैन की सांस ली ही होगी कि उसकी नजर बगल में रखे फलों के बास्केट और साथ में रखे उस टफ डॉग पे पड़ी, जिस पर एक कार्ड चिपका था और लिखा था, कितनी भी आवाज करे लेकिन इसको फेंकना मत। फेंका तो हॉस्पिटल से भी आगे पहुंचोगे इस बार। निकिता ने अब देर करना ठीक नहीं समझा और सीधा पुलिस को 100 नंबर पे फोन करके बुलाया। पुलिस आई तो उसने सारी बात पुलिस को बताई और अगले दिन डिस्चार्ज होके घर में जब निकिता आराम कर रही थी तो पुलिस ने रवीश के नंबर की छानबीन करने के बाद निकिता को बताया कि ये नंबर किसी रवीश का ही है, पर निकिता की बातचीत उसके साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये नंबर पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है। दरअसल रवीश की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, जब रात को वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकला था। सब कुछ सुनने के बाद निकिता चाह के भी पुलिस को कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि आज से 4 महीने पहले एक रात जब एक पार्टी से निकिता लौट रही थी, एक आदमी अपने कुत्ते को घुमाते वक्त उसकी गाड़ी से टकरा गया था। निकिता भी नशे में थी, तो हिट एंड रन के केस से डर के वो वहां से भाग गई थी। रवीश वही आदमी था। निकिता को यह पता चलते ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। डर भी इतने किस्म का हो सकता है ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपने किए की माफी मांगने के लिए दोबारा एक कोशिश की। कॉल लॉग में से रवीश का नंबर ढूंढ के उसने बार बार रवीश को फोन मिलाया, और जब फोन कनेक्ट हुआ तो निकिता ने वहां से हेलो सुनने का भी इंतजार नहीं किया, सीधा बोलना शुरू कर दिया। उस रात हुई सारी बात निकिता ने खुद ही बताई और बार बार अपनी गलती की माफी मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। और इस बीच उसके घर की डोरबेल लगातार बजती जा रही थी। जब निकिता का ध्यान टूटा तो उसने अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। नजर डायल नंबर्स पे गई तो पता चला कि उसने
किसी रवीश का नहीं बल्कि पुलिस का नंबर ही डायल किया था। शायद अब रवीश को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी। निष्ठा रोज की तरह ऑफिस से घर आई तो कैब से उतरने तक अपने फोन पे चैट करने में ही लगी हुई थी। निष्ठा के घर वाले उसकी इस हमेशा फोन पे लगे रहने की आदत से बहुत परेशान थे। हर वक्त कोई ना कोई दोस्त ऑनलाइन रहता ही था। घर पहुंच के उसने डिनर किया और उसके बाद अपने लैपटॉप पे 1-2 एपिसोड्स किसी सीरीज के देख के उसने सोचा कि दोस्तों वाले ग्रुप चैट में देख ले कि क्या हालचाल है। आज ज्यादा लोग ऑनलाइन नहीं थे ग्रुप में। जो भी 3-4 लोग थे उनकी आदत थी निष्ठा का मजाक उड़ाते रहने की। निष्ठा अपने ग्रुप की सबसे खूबसूरत और एक्सट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। किसी से डरती नहीं थी और तेज इतनी थी कि ग्रुप के लड़के भी उससे मदद मांगते थे। आज ग्रुप चैट करने में मजा आ रहा था क्योंकि आज एक नया अननोन फ्रेंड एडेड था ग्रुप में, अनुराग, जो उसके दोस्त आशीष का दोस्त था। जब सब लोग निष्ठा की टांग खींचने में लगे थे तो निष्ठा की तरफ से बोलने वाला वही था। उसको सबकी कहानियां, कमजोरियां सब कुछ पता थी। निष्ठा और वो अलग से इंडिविजुअल चैट भी कर रहे थे। निष्ठा ने उससे पूछा कि तुम्हें इतना सब कुछ सबके बारे में कैसे पता है? तो उसने बताया कि आशीष कभी भी तुम लोगों की बात करना बंद करे तो किसी और की भी सुनूं मैं। निष्ठा ने फिर पूछा, कहां रहते हो तुम? उसका जवाब रात को किसी को भी डरा सकता था। उसने कहा, तुम्हारे पीछे ही तो हूं। निष्ठा को मालूम था कि यह मजाक है, पर जब पीछे पलटकर वापस पलट के उसने स्क्रीन देखा तो अनुराग ऑफलाइन था और ऑफलाइन होने से पहले उसने एक आखिरी मैसेज जो किया था उसमें लिखा था, कल तुम्हें एक बैड न्यूज मिलेगी। निष्ठा को लगा कि यह भी कोई मजाक ही होगा और वो सोने चली गई। अगली सुबह रोज की तरह दादी के साथ वो मॉर्निंग वॉक पे गई। लौट के रोज की तरह दादी बाहर पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए रुक गई और निष्ठा अंदर आ गई। पानी पीते पीते उसने एक आवाज सुनी। अंदर दादी के रूम में जाके देखा तो वहां दादी की डेड बॉडी पड़ी थी और मां ने बताया कि दादी की डेथ उनकी नींद में ही हो गई। निष्ठा तुरंत बाहर भागी। जाके देखा तो वहां दादी के तोड़े हुए फूल जमीन पर पड़े थे। निष्ठा की दोस्ती फेसबुक पे अनुराग से हुई, जो उसके दोस्त आशीष का दोस्त था। उसने बातों ही बातों में निष्ठा को चैट पे बताया कि उसे कल अगले ही दिन कोई बैड न्यूज मिलने वाली है। इससे पहले कि निष्ठा उससे कुछ पूछ पाती वो ऑफलाइन हो गया। अगले ही दिन निष्ठा की दादी की डेथ हुई। दादी का अंतिम संस्कार करके जब निष्ठा के पिताजी और परिवार वाले लौटे तो घर में कदम रखते ही निष्ठा के पिताजी फर्श पे गिर पड़े। उन्हें उठाने गए तो देखा उन्हें बहुत तेज बुखार है। उनका शरीर आग की तरह बुरी तरह तप रहा था। निष्ठा के पिताजी को परिवार वालों ने उठाकर बिस्तर पर लिटाया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि शायद शॉक की वजह से उनकी ऐसी हालत हुई है और कुछ दवाइयां लिख दी। करीबन 3-4 घंटों के बाद उन्हें होश आया और जैसे ही होश में आए वो कुछ बड़बड़ाने लगे और धीरे धीरे उनका ये बड़बड़ाना तेज होता जा रहा था। परिवार के सारे सदस्यों ने वो नजारा देखा जहां निष्ठा के पिताजी ने कहा, निष्ठा, जब देखो फोन पे लगी रहती है। मेरी दवा का भी कोई ख्याल नहीं रखा तूने। तेरी वजह से मरना पड़ा मुझे। देखना
एक दिन सब कुछ तेरी जान लेकर रहेगा। परिवार के सारे सदस्य निष्ठा की तरफ देखे जा रहे थे। बस इतना देखना और सुनना था कि निष्ठा अपने कमरे में हुई और फिर बाहर से जो सबको सुनाई दी वो थी चीजों के टूटने फूटने की आवाजें। धीरे धीरे इन आवाजों के साथ तेज हुई निष्ठा की आवाज भी। मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। साफ समझ में आ रहा था सब कुछ कि निष्ठा खुद को थप्पड़ मार रही थी और बोलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद निष्ठा की आवाज बदलने लगी और थप्पड़ की आवाजें और तेज होती जा रही थी और आवाज बाहर अब कुछ यूं आ रही थी। निष्ठा की दोस्ती फेसबुक पे अपने दोस्तों के ग्रुप में अपने दोस्त आशीष के दोस्त अनुराग से हुई, जिसकी कही हुई बातें अनजाने में ही सच होने लगी। घर पे दादी की मौत से शोक का माहौल था। इस घटना के तुरंत बाद ही निष्ठा के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई और बेहोशी में बड़बड़ाते हुए उन्होंने दादी की मौत का दोष जब निष्ठा के ऊपर दिया तो निष्ठा ने डिप्रेशन में खुद को कमरे में बंद करके सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू किया और फिर खुद को चाटे मारती रही और कहती रही, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। धीरे धीरे उसकी खुद की आवाज बदल रही थी जो बाहर खड़े लोगों ने साफ साफ सुनी। लोग दरवाजे को पीटते रहे पर निष्ठा ने दरवाजा नहीं खोला। जब लोगों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर का नजारा बहुत भयानक था। कमरे की सारी चीजें उथल पुथल थी। ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटा हुआ था। निष्ठा ने खुद को इतनी बुरी तरह से चोटें पहुंचाई थी कि पूरे शरीर से खून निकल रहा था और निष्ठा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। निष्ठा की आंख हॉस्पिटल में खुली। वक्त रात का था। उसने होश में आते के साथ ही पहले पापा की तबीयत के बारे में पूछा और जब घर वालों ने उसकी इस हालत पर उससे सवाल पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस कहा कि मुझे मेरा फोन चाहिए। निष्ठा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए घर वालों ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसे उसका फोन दे दिया। फोन पर मैसेंजर खोला तो उस पर अनुराग का एक मैसेज था, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना, गेट वेल सून। निष्ठा को अजीब लग रहा था। वो ये सोच रही थी कि इसको इतना सब कैसे पता हो सकता है। उसने तुरंत अनुराग से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता? दूसरी तरफ से मैसेज आया, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम्हारा एक वीडियो भी इंटरनेट पर देखा है मैंने, ये लो तुम भी देख लो। निष्ठा के पास एक वीडियो आया जो उसके बॉयफ्रेंड और उसका था। उसने वीडियो देखना शुरू किया तो जैसे सारी दुनिया उसके साथ साथ उस वीडियो को देख रही थी। ऐसे वीडियोस को आज के जमाने में
वायरल होते वक्त ही नहीं लगता। उसके वीडियो देखने के साथ एक के बाद एक मैसेंजर पे मैसेज आते जा रहे थे, जिनमें शुरू के मैसेजेस उसके दोस्तों के थे जो कह रहे थे, What is this? How could you do it? What were you thinking while doing this? और इसके बाद जो मैसेजेस आए वो पढ़ के निष्ठा को खुद से नफरत हो गई थी। Wow, you look hot in the video. Believe me, my friend. I'm single. Be my girlfriend. I like you, baby. मुझसे दोस्ती करोगी? निष्ठा की दोस्ती फेसबुक पे जब से अनुराग से हुई थी तब से उथल पुथल मची पड़ी थी। अनुराग ने दादी की मौत से पहले ही निष्ठा को बता दिया था कि निष्ठा को कोई बुरी खबर मिलने वाली है। उसके बाद निष्ठा के पिताजी का बेहोशी में कहना कि दादी की मौत की वजह निष्ठा ही है, फिर उसका खुद को इस कदर चोट पहुंचाना कि वो सीधे हॉस्पिटल पहुंची, और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका एक MMS वीडियो मिलना जो उसके देखते देखते ही वायरल हो गया था, और एक के बाद एक गंदे गंदे मैसेजेस लोग भेजने लगे। निष्ठा रात की शांति में हॉस्पिटल में अपने बेड पे बैठी खोई हुई थी, अपने बॉयफ्रेंड को बार बार फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कहां अपना मुंह छुपाए, क्या करे, कहां जाए। इतने में ही अनुराग का एक मैसेज और आया, एक वीडियो और है, इसको तो जरूर देखना। इतना लिख के उसने वीडियो सेंड कर दिया। वीडियो डाउनलोड करके देखा तो उसके बॉयफ्रेंड का ही वीडियो था, लेकिन इस बार लड़की साथ कोई और थी। निष्ठा को अपने आप से नफरत हो रही थी। उसने अनुराग से पूछा, कौन हो तुम? उसका जवाब आया, वही बदनसीब जिसको इसी लड़के के लिए तुमने छोड़ दिया था। निष्ठा ने तुरंत आशीष को फोन किया तो पता चला कि अनुराग नाम का उसका कोई दोस्त ही नहीं था। निष्ठा सोच में ही थी कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड निकुंज को फोन किया तो फोन निकुंज की बहन ने उठाया, जिससे बात करने पर पता चला कि निकुंज की मौत तो तकरीबन 4 महीने पहले US में एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। निष्ठा को न जाने क्या सूझी कि उसने चैट पे ही अनुराग से पूछा, क्या तुम निकुंज हो? उधर से रिप्लाई में बस एक स्माइली आई। निष्ठा पागलों की तरह उससे बार बार पूछे जा रही थी कि क्या तुम निकुंज हो, प्लीज मुझे बताओ। और उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि कैसे अपनी खूबसूरती के गुमान में निष्ठा ने 2 अफेयर एक साथ रखे, और जब पकड़ी गई तो उल्टे निकुंज को बोल दिया था, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो, तुम अपना रास्ता देखो, मैं मजे में हूं। निष्ठा को अब शायद जिंदगी भर अनुराग के जवाब की तलाश रहेगी कि क्या वो ही निकुंज है। अगले दिन सुबह सलाइन की नीडल निष्ठा के गले में आर पार मिली। खून की कमी से सारा शरीर सफेद पड़ गया था। डिप्रेशन में आकर निष्ठा ने भी सुसाइड करने की कोशिश की, पर हॉस्पिटल वालों के इमीडिएट एक्शन से उसकी जान बचा ली गई। जान तो बची, पर निष्ठा को वो बचा नहीं पाए, क्योंकि इन सारे हादसों के बाद निष्ठा इस कदर पागल हो गई कि आज भी वो मेंटल असाइलम में है। और दीवार पर उसके कमरे में चारों तरफ सिर्फ एक ही शब्द लिखा है, टाइपिंग TYPING। हेलो। मेरा नाम रतन है। बचपन से ही मुझे जंगल और जंगल के जानवरों में बहुत दिलचस्पी थी।
दादी की कहानियां आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बचपन की मेरी ये दिलचस्पी मेरे बड़े होने के बाद मेरा करियर भी बन जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आईएफएस की परीक्षा क्लियर करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े रिजर्व फॉरेस्ट में हो गई। अपने मॉम एंड डैड को अलविदा कह शहर से काफी दूर इन घने जंगलों के बीच ही अब मेरा घर होने वाला था। जब मैं अपने फॉरेस्ट हाउस में पहुंचा तो पुराने जमाने की हवेली टाइप घर देख के बड़ा ही मजेदार लग रहा था, जैसे किसी फिल्म का सेट हो। पुराने जमाने का आर्किटेक्चर, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें। बाहर से ये मकान जितना पुराने जमाने का लगता था, अंदर उतना ही नए जमाने का था। कमरे बड़े और ठंडे थे, फर्श मोज़ाइक था, सोफे कुर्सी बिस्तर सब नए जमाने का। और इन सब में सोने पे सुहागा ये कि हर कमरे में एक कलर टीवी था। सारा सामान मैंने रखा और दोपहर का लंच करके थोड़ा लेटने ही गया था कि एक जूनियर ऑफिसर मिलने आया। उसने बातों ही बातों में कहा कि चलिए सर, आपको इस जंगल का एक राउंड घुमा कर ले आता हूं। जंगल बहुत घना था और जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे, जंगल की आवाजें धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। मेरे जूनियर ऑफिसर ने मुझे इस जंगल के वॉच टावर के बारे में बताया, जहां से इस जंगल का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। हमारी जीप उस वॉच टावर के ठीक सामने रुकी हुई थी। मैं चिलचिलाती धूप में एक एक सीढ़ी चढ़ के वॉच टावर के ऊपर तक गया। जंगल का नजारा यहां से बेहद खूबसूरत था। इस धूप में वॉच टावर पे हवा बड़ी ठंडी थी। देखते ही देखते मैं उस नजारे में कहीं खो गया कि मैंने मेरे पीछे से किसी को सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए सुना, जो मेरे ठीक बगल में आकर खड़ा था। मुझे लगा शायद मेरा जूनियर ऑफिसर होगा। मैं आंखें बंद कर उस ठंडी हवा का मजा ले ही रहा था कि तभी मैंने पीछे से आती एक आवाज सुनी। पहली बात जो मुझे सबसे अजीब लगी वो थी ये कि आंख खोलने पर मेरे बगल में कोई खड़ा नहीं था, और दूसरी ये कि मैं अपना वॉलेट घर पर छोड़ के आया था, क्योंकि जंगल में वॉलेट का कोई काम ही नहीं था। सिक्के की आवाज मैंने साफ साफ सुनी थी, इसलिए पलटकर वॉच टावर के फर्श पर देखा तो एक पुराना सिक्का गिरा हुआ था। मैंने उस सिक्के को अपनी जेब में डाल लिया और तभी किसी के नीचे उतरने की आवाज आई, तो मैं भी पीछे पीछे गया और वहां कोई नहीं था जो मेरे आगे आगे सीढ़ियों से उतर रहा था। मैंने नीचे उतरकर वॉच टावर की तरफ ऊपर देखना शुरू किया कि शायद ऊपर कोई नजर आए, तो मेरे जूनियर ऑफिसर ने कहा, सर यहां खड़े खड़े ही देखिएगा या ऊपर भी चलेंगे। मैं जैसे किसी बेहोशी से जागा था। मेरे जूनियर ऑफिसर की माने तो मैं ऊपर गया ही नहीं था। जाने क्यों मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिक्का मेरी जेब में था। मेरी पहली पोस्टिंग थी इंडिया के सबसे बड़े रिजर्व फॉरेस्ट में। यहां पहुंचा तो मेरा बंगला ही मेरा मन खुश करने को काफी था। बाहर से पुराने जमाने का था, लेकिन अंदर से एकदम नए जमाने का था ये बंगलो। पेट्रोलिंग पे निकला तो वॉच टावर के ऊपर मुझे एक पुराना सिक्का मिला, और साथ ही मैंने किसी के वॉच टावर के ऊपर आने और फिर नीचे उतरने की आवाज भी सुनी। नीचे आके जब वापस ऊपर देखा, मेरे जूनियर ऑफिसर की बात से लगा जैसे मैं ऊपर गया ही नहीं था। जेब में हाथ डाला तो सिक्का मेरी जेब में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो क्या था। वॉच टावर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज मैं पहले कर चुका हूं। शायद इसी को डेजा वू कहते हैं। ऊपर पहुंचने के साथ ही नजारा तो बेहद खूबसूरत था, पर मुझे जैसे घुटन हो रही थी। मैंने मेरे जूनियर से कहा कि लगता है सफर से थकान बहुत ज्यादा है, मैं वापस बंगलो में जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। वापस घर आकर मैं सीधा नहाने चला गया और बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कमरे में एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल होगी मेरे कमरे में बैठा था। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? किशन के बेटे हो? उसने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और फिर कमरे में इधर से उधर भागने लगा। मैंने उसको ऐसा करने से मना किया तो वो और जोर जोर से कमरे में दौड़ने लगा और जब मैं उसे रोकने के लिए उठा तो उसने अलमीरा का दरवाजा खोल खुद को अलमीरा में बंद कर लिया। दरवाजा मेरी आंखों के सामने बंद हुआ था। मैंने जब अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। जो मैंने देखा वो मेरा वहम नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने तुरंत घर के नौकरों को आवाज लगाई। उनके आते के साथ ही मैंने उनसे अलमीरा को हटाने के लिए कहा। अलमीरा हटाने पर जो दीवार आंखों के सामने थी वहां एक दरवाजा भी था। घर के पुराने नौकर ने मुझे मना भी किया कि मालिक वहां मत जाइए, लेकिन मेरी जिद के सामने उनकी एक न चली। दरवाजा खोलने पर नीचे बेसमेंट में जाने का एक रास्ता था। बेसमेंट में सीलन की बदबू थी। टूटा फूटा पुराना बहुत सारा सामान पड़ा था वहां। एक अजीब सी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में देखा तो दीवार पर एक 1967 का कैलेंडर लगा हुआ था और एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जिसमें उस बच्चे की तस्वीर भी थी जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कमरे में एक टिन का डब्बा भी मिला। उसको लेकर ऊपर रोशनी में आया और डब्बे को खोलने की मैंने बहुत कोशिश करी, पर जब नहीं खुला तो मैंने सिक्के की मदद से उस डब्बे की कुंडी को खोलने की कोशिश की। ये वही सिक्का था जो मुझे वॉच टावर पे भी मिला था, और जब नजर इस सिक्के की तारीख पर गई तो साल 1967 लिखा था। डब्बे को वैसे का वैसा छोड़ पहले मैंने यहां के सबसे पुराने अटेंडेंट को बुलाया और बंगलों के बारे में पूछा तो उसने बताया, साहब ये बहुत पुराना बंगलो है, 1967 में यहां आग लग गई थी और उसके बाद में इस बंगले का रेनोवेशन हुआ था। रतन यहां इस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर के ओहदे से आया था। वहां पहले ही दिन रतन को वॉच टावर पे किसी के होने का एहसास हुआ और साथ ही एक सिक्का भी मिला जिस पर तारीख थी 1967। घर आया तो एक बच्चा उसकी अलमारी में घुसा और गायब हो गया। अलमीरा हटवाई तो पीछे बेसमेंट तक जाने का दरवाजा था। वहां जाकर रतन ने दीवार पे 1967 का एक कैलेंडर देखा और पास ही पड़ी थी एक फैमिली फोटो जिसमें उसी बच्चे की तस्वीर थी। इस घर के पुराने अटेंडेंट से बात करने पर पता चला कि 1967 में यहां पर आग लगी थी और उसके बाद इस घर को रेनोवेट करवाया गया था। ये सारे किस्से रतन ने अपनी डायरी में लिख रखे थे और भी कई सारी घटनाओं के बारे में भी उसने बयां किया था इस डायरी में, जो उसके साथ इस घर में रहने के दौरान घटी थी। बस एक चीज जो रतन लिख नहीं पाया वो ये कि इस घर में उसकी मौत कैसे हुई थी। दरअसल प्रशांत यहां नया फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था
जिसके हाथ इस घर में उससे पहले रह चुके रतन की डायरी लगी थी और उसे रतन के साथ घटी सारी घटनाओं का पता चला। रतन की ये डायरी पढ़कर प्रशांत बहुत एक्साइटेड हो चुका था। डायरी की बातों के अनुसार शायद प्रशांत उसी कमरे में था जिसका जिक्र रतन ने अपनी इस डायरी में किया था। उसने तुरंत घर के नौकरों को आवाज लगाई और उनके कमरे में आने के बाद उनसे अलमारी हटाने को कहा। अलमारी हटाई तो वहां ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहले कोई दरवाजा हो, लेकिन उसे बंद करने के लिए वहां पैच वर्क किया गया हो। प्रशांत जिद्दी और दिलेर था। उसके दोस्त उसे पागल कहते थे। उसने घर के नौकरों से कहा कि अब वो जा सकते हैं। प्रशांत जैसे बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। पूरी रात वो बैठ के दीवार को घूरता रहा और कुछ होने का इंतजार करता रहा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी उसको आशा थी। प्रशांत हर दिन रात को उस दीवार के ठीक सामने बैठकर न जाने पागलों की तरह किसका इंतजार करता था। धीरे धीरे उसकी यह हरकत और भी ज्यादा होती जा रही थी। ये सारी चीजें उसे पागलपन की ओर घसीट रही थी। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन इस दीवार से कोई आएगा जो उसे रतन के गायब होने की सच्चाई बताएगा। हर रात वो उस दीवार के सामने बैठा रहता, लेकिन आज की रात शायद कुछ अलग थी। उसने अपने कमरे के चारों कोने में 4 मोमबत्तियां लगाई और उस दीवार के ठीक सामने बैठकर कहने लगा, आना, बाहर आना, एक बार मुझे भी मिल ले यार, कोई तो निकलो बाहर उस दीवार से, तुम वहीं हो, आई नो, बाहर आओ ना, देखो तुम्हारा नया शिकार तुम्हारे सामने बैठा है, आओ ना, जल्दी। अच्छा मत बताओ, बाहर मत आओ, लेकिन अगर तुम हो यहां तो एक बार मुझे बस एहसास दिला दो कि तुम यही हो, मैं जानता हूं, आओ ना, सिर्फ एक बार। उसकी बातें खत्म होते के साथ ही उसके कानों में एक धीमी सी फूंक मारी किसी ने, और इसी फूंक के साथ चारों की चारों मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। प्रशांत यहां फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था और उसके हाथ एक डायरी लगी जिसमें उससे पहले यहां काम कर चुके रतन ने अपने साथ इस घर में हुई घटनाओं का जिक्र किया था। प्रशांत ने इस डायरी को पढ़कर अपने कमरे की अलमारी हटवाई। पीछे एक दीवार थी जिसे देखकर लग रहा था कि शायद पहले वहां कोई दरवाजा था जिसे अब पैच वर्क के बाद बंद कर दिया गया हो। प्रशांत उस दीवार के सामने बैठा और कमरे में चारों कोने में 4 मोमबत्तियां लगाकर वो उस बच्चे को बुलाने की कोशिश कर रहा था जिसका जिक्र रतन ने अपनी डायरी में किया था, कि तभी किसी ने प्रशांत के कान में एक फूंक मारी और सारी मोमबत्तियां बुझ गई और एक हंसी सुनाई दी। प्रशांत मानो जैसे खुशी से उछल पड़ा, पागलों की तरह बर्ताव करने लगा और उसने अंधेरे में ही बोलना शुरू किया, वाह, तो फाइनली तू आ गया। रतन को तूने ही मारा था ना, बताना कैसे मारा था? रतन को तूने कैसे मारा था? बोल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बताना। उसका इतना कहना ही था
कि किसी ने अंधेरे में प्रशांत को पैरों से पकड़ के खींचा और उठा के पटक दिया और हंसता रहा। प्रशांत का सर घूमने लगा। उसे बड़ी जोर की चोटें आई थी, पर उस पर तो कोई और ही धुन सवार थी। उसने उठकर कहा, पर ऐसे तो उसे सिर्फ चोट लगी होगी, मारा कैसे था उसे? बोल। पंखा गिरा के मारा था, तभी उसकी शक्ल भी कोई पहचान नहीं पाया। कितने अफसर मार चुका है तू यहां पर अब तक? पता? बोलना, कितने अफसर मार चुका है? 1 2 3 4 5। प्रशांत ठहाका मार के बोला, अरे मैं तो छठा हूं। मुझे नहीं मारेगा? मारना प्लीज, मुझे भी मारना। अच्छा कैसे मारेगा? बता तो दे कम से कम। अरे मेरी जान, बता दे। देख, बता दे, वरना मेरे हाथ में भी छुरी है। पागल हूं, तू नहीं मारेगा तो मैं खुद को मार लूंगा। छठा मार, छठा मार, मार मार मार, छठा मारना। प्रशांत को होश ही नहीं था अपने पागलपन में। उस कमरे की लाइट ऑन हुई। उसके नौकर वहीं खड़े प्रशांत का ये पागलपन देख और सुन रहे थे। प्रशांत पे तो जैसे भूत सवार था। वो फिर बोला, ठीक है, मत बता कि तू मुझे कैसे मारेगा। मैं दिखाऊं मैं खुद को कैसे मारूंगा। ये देख, ये देख। प्रशांत धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी छुरी को अपने ही गले के करीब ला रहा था, और फिर अचानक धीरे धीरे आता वो चाकू तेजी से प्रशांत के गले में उसके नौकरों के कुछ कर पाने से पहले ही घुस गया। और एक आवाज प्रशांत ने सुनी, नौकरों ने वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो प्रशांत की जान बच गई, लेकिन गले पे वो चाकू का दाग प्रशांत के आज भी है। फॉरेस्ट हाउस के उस कमरे को हमेशा के लिए उस दिन के बाद बंद कर दिया गया, और किशन की मां ने तो आज भी देर रात वहां बच्चे की आवाज सुनाई देती है। कनक और शिखर वीकेंड बिताने बैंगलोर से ऊटी जा रहे थे। 3 घंटे के बाद रास्ते में निकल के जहां पहली जगह चाय पीने रुके, वहां चाय वाले ने कहा कि साहब अब कहीं भी रुकिएगा मत, सीधे ऊटी पहुंच के ही रुकिएगा, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। लेकिन किस्मत और होनी को बदलना अगर इंसान के हाथ में होता तो दुनिया अलग ही होती। गाड़ी में बैठे ही थे कि एक भिखारी वहां आई। शिखर ने जेब में हाथ डाला ही था कि कनक ने कहा, क्या कर रहे हो? एक को दोगे तो 4 आ जाएंगे। रास्ते में ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बंद गाड़ी में ब्लोअर चलाने के बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और ऊपर से रास्ते में गाड़ी रोक के लगेज में से स्वेटर वगैरह निकालना अगर दिन में होता तो कोई बात अलग थी, लेकिन रात के वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। ये चलते चलते कुछ आगे गए ही थे कि सड़क के एक कोने में शॉल बेचती हुई एक थोड़ी अधेड़ उम्र की औरत दिखी। उसका मुंह फूलों से ढका था। वहां रुक के उससे एक नहीं दो नहीं पूरे 4 शॉल खरीदी कनक ने, क्योंकि शॉल बहुत ही अच्छे और सस्ते थे। ड्राइवर ने मना किया था कि रास्ते में रुक के मत लीजिए शॉल, शहर में पहुंच के ही ले लीजिएगा। कनक मानी नहीं, और उसे ऐसी ठंड में परेशान देख शिखर भी रुक ही गया, और इतने सस्ते में इतनी अच्छी शॉल मिल गई
तो दोनों ने एक नहीं दो नहीं पूरे 4 ही खरीद डाले। ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब कनक ने शॉल अपने कानों पे भी चढ़ा लिया। शॉल कानों पे ओढ़ ली तो बाहर की आवाजें थोड़ी कम हो गई और सारी धीमी धीमी आवाजों में दबी हुई एक हल्की आवाज सुनाई देने लगी। एक को दोगे तो 4 और आएंगे। एक को दोगे तो 4 आएंगे। एक को दोगे तो 4 आएंगे। इसको सुन के कनक जोर से चीखी और सामने से आती एक ट्रक की गाड़ी से घिसट के निकली। ट्रक का धक्का इतना तेज था कि कनक और शिखर की गाड़ी का बैलेंस खो गया और गाड़ी आधी खाई में लटक रही थी और आधी जमीन पर। कनक और शिखर बेंगलोर से ऊटी जा रहे थे और रास्ते में मना करने के बावजूद रुक के उन्होंने एक अधेड़ उम्र की औरत से शॉल खरीदी और उसके बाद हुई उनके साथ पागलपन की शुरुआत। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को ऐसी ठोकर मारी कि उनकी गाड़ी आधी खाई में और आधी जमीन पे थी। लोगों ने आकर किसी तरह उनकी गाड़ी निकालने में मदद की और गाड़ी निकाली। गाड़ी रिपेयर करवाए बिना चलाना खतरनाक था, इसलिए ड्राइवर ने कहा कि वो होटल जाकर लगेज दे देगा बाद में। कनक सिर्फ वो शॉल्स अपने हैंडबैग में लेकर शिखर के साथ किसी गाड़ी का वेट करने लगी। सड़क पे काफी देर रुकने के बाद एक दूसरी गाड़ी ने उनको लिफ्ट दी। उस गाड़ी में भी एक कपल था जिनको देखकर लग रहा था कि शादी को मुश्किल से 6 महीने ही हुए होंगे। बड़े अजीब से थे वो दोनों। शायद दोनों में झगड़ा हो रखा था क्योंकि दोनों का मुंह फूला हुआ था और हार्डली बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। थोड़ी दूर आगे ही गए कि कार चलाते हुए उस आदमी ने शिखर से पूछा, अब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक सिगरेट पी लूं। शिखर खुद भी सिगरेट पीता था तो उसने कहा, अरे हाँ हाँ पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलती गाड़ी में उस आदमी ने सिगरेट जलाई। ठंड इतनी थी कि उसने खिड़की खोली ही नहीं थी और कुछ ही देर में गाड़ी सिगरेट के धुएं से भर गई थी। कनक ने पूछा कि अगर वो खिड़की को जरा सा खोल दे तो। उस आदमी ने कहा, नहीं, खिड़की खोलने की कोई जरूरत नहीं। पूरी गाड़ी में सिगरेट का धुआं भर गया था। कनक और शिखर खांसे जा रहे थे। शिखर से रहा नहीं गया तो खांसते खांसते ही बोला, प्लीज गाड़ी रोकिए, मेरा दम घुट रहा है। गाड़ी रुकी और पहली बार वो औरत कुछ बोली, मत मानो तुम मेरी बात कभी भी। इन अनजान लोगों ने तक तुम्हें तुम्हारी सिगरेट की आदत के लिए टोक दिया। कनक और शिखर उस औरत के इतना बोलते बोलते उतर ही चुके थे और जो आखिरी लाइन उन्होंने उस औरत की सुनी वो थी, शादी के 21 साल हो गए कहते कहते, लेकिन तुम हो कि सिगरेट छोड़ते ही नहीं हो। शिखर और कनक गाड़ी के बाहर खड़े होकर यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। तभी उस गाड़ी में एक धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। कनक जैसे सब देख के पागल हो गई थी। मैंने कहा था ना, जोर जोर से मुझे चिल्ला कहीं और के जाना शिखर था। से लड़ रही थी। मुझे ऊटी नहीं आना था। शिखर को इससे बड़ा झटका लग ही नहीं सकता था क्योंकि ऊटी का प्लान पूरा बनाया कनक ने। होटल और गाड़ी का बंदोबस्त किया कनक ने, तो फिर वो ऐसी बात क्यों बोल रही थी। शिखर और कनक दोनों ऊटी जा रहे थे कि रास्ते में शॉल खरीदने के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर उन्हें एक गाड़ी ने लिफ्ट दी जिसमें एक कपल था जिसकी शादी को 6 ही महीने हुए होंगे। और गाड़ी चलाते हुए उस आदमी ने सिगरेट पी तो उसकी बीवी उस पर चिल्लाई, शादी के 21 साल हो गए कहते कहते, लेकिन तुम हो कि सिगरेट छोड़ते ही नहीं हो। और जब कनक और शिखर धुएं से परेशान वहां से बाहर निकले
तो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। गाड़ी से उतरने के बाद कनक बड़ी अजीब तरीके से शिखर से लड़ने लगी। ऊटी का प्लान बनाया और सब कुछ अरेंज किया कनक ने। फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? सड़क पे दोनों खड़े थे। कनक चिल्ला रही थी कि तभी वहां से एक बस गुजरी। शिखर ने उस बस को रोका। दोनों चढ़े और आगे चल पड़े। रात का वक्त था तो बहुत ज्यादा पैसेंजर बस में थे ही नहीं। दोनों आराम से बैठे हुए थे और अब थोड़ी राहत की सांस ली कि अब आराम से ऊटी तक पहुंच जाएंगे कि तभी पीछे से आवाज आई। शादी के 21 साल हो गए कहते कहते, लेकिन तुम हो कि सिगरेट छोड़ते ही नहीं हो। शिखर और कनक की शक्ल पे डर साफ साफ झलक रहा था। दोनों डरते डरते पीछे पलटे तो वहां वो गाड़ी वाला कपल नहीं बल्कि वही शॉल वाली औरत बैठी थी और इस बार घूंघट उठा के हंसते हुए बोली, ये शॉल गरम तो है ना? दोनों मिलकर चिल्लाने लगे, गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! जल्दी अरे बचाओ, गाड़ी गाड़ी रोको। रोको! बस एक झटके से रोकी गई। दोनों उतरते हैं बीच रास्ते में ही और बस चल के पहाड़ों पर उस अंधेरे में कहीं गायब हो गई। कनक और शिखर ने दौड़ते दौड़ते दो आदमियों को देखा जो आग में अपने हाथों को ताप रहे थे। उनके पास पहुंचकर कनक ने अपना फोन निकाला और होटल फोन करके कहा कि उन दोनों के पास तुरंत एक गाड़ी भेजी जाए। थोड़ी देर में गाड़ी पहुंची और दोनों उसमें बैठे। आराम से बैठ के कुछ 300-400 मीटर ही गए होंगे कि कनक का फोन बजा। इस बार आवाज ड्राइवर की थी। मैडम, वो गाड़ी पंचर हो गई थी, बस मैं 10 से 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आप लोग वहीं रुकिएगा। कनक डर तो गई थी लेकिन तुरंत दिमाग लगाया और ड्राइवर से बोली, भैया गाड़ी थोड़ा साइड लगाएंगे, मुझे उल्टी आ रही है। शिखर ये सुन के चौंक गया। कनक ने शिखर का हाथ पकड़ा और उसको लेके गाड़ी से उतरी और चिल्लाई, शिखर भागो, ये होटल की गाड़ी नहीं है। वो ड्राइवर रिवर्स गियर में गाड़ी चलाता हुआ पागलों की तरह उनके पीछे आ रहा था और बोल रहा था, अरे गाड़ी में बैठिए ना। हाँ, उतर क्यों गए? अरे कहां भाग रहे हैं? बैठिए, बैठिए मेरी गाड़ी में। बैठते क्यों नहीं हो? भागते भागते दोनों वापस उन्हीं दो लोगों के पास पहुंच गए जिनके पास बैठ के वो आग में हाथ ताप रहे थे और वो गाड़ी अब अंधेरे में कहीं नजर नहीं आ रही थी। शिखर और कनक जब ऊटी के रास्ते में थे, दोनों ने रास्ते में कुछ शॉल्स खरीदे। कुछ दूर जाके उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर एक कपल ने उन्हें लिफ्ट दी जिनकी गाड़ी में आग लग गई थी। उसके बाद एक बस में चढ़े जिसमें उनके पीछे से उसी कपल की आवाज आई और पलट के देखा तो वहां शॉल बेचने वाली औरत बैठी थी। उस बस से उतरे तो एक गाड़ी आई जो उन्हें लगा कि होटल की गाड़ी है। उसमें बैठे ही थे कि असली गाड़ी वाले ड्राइवर का फोन आया कि गाड़ी पंचर हो गई है, वो 10 से 15 मिनट में पहुंचने वाली। उस गाड़ी से उतर के दोनों करीबन 300-400 मीटर पीछे की ओर भागे। थोड़ी देर में होटल की असली गाड़ी उन्हें मिली। उसमें बैठ के आखिरकार दोनों होटल पहुंचे। होटल के दरवाजे पर तिलक लगा के वेलकम किया एक औरत ने। रिसेप्शन पे चाबियां देने वाली एक लड़की थी और रजिस्टर में एंट्री करवाने वाला एक लड़का था। रूम सर्विस बॉय उनका सामान लेकर कमरे तक गया। रूम में चेक इन करने के बाद दोनों ने डिनर किया और थकान इतनी ज्यादा थी कि नींद तुरंत आ गई। कनक को नींद में बहुत सपने आते थे। आज की रात उसने एक और सपना देखा और सपने में उसने देखा कि इस होटल में एंटर करते वक्त
जिस महिला ने उनका वेलकम किया था उसका हुलिया उस शॉल बेचने वाली औरत से मिल रहा था। रिसेप्शन पर जो कपल थे उनकी शक्ल उस कपल से मिल रही थी जिन्होंने उन्हें बीच रास्ते में लिफ्ट दी थी। और इस कमरे तक जिस रूम सर्विस बॉय ने उनका सामान पहुंचाया उसकी शक्ल उस ड्राइवर से मिल रही थी। इस सपने से कनक की नींद बीच में ही खुली तो देखा जो शॉल उसने खरीदी थी वो हवा में ऐसी टंगी हुई थी जैसे किसी ने ओढ़ रखी हो। कनक आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रही थी। शिखर को नींद से जगा के जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया तो शॉल जमीन पे गिर पड़ी। दोनों ने झटपट अपना लगेज बटोरा और वहां से भागे और होटल के दरवाजे तक उनके कानों में कई सारी आवाजें गूंजती रही। एक को दोगे तो 4 आएंगे। ये शॉल गरम तो है ना? किसी तरह भागते भागते उन्हें एक गाड़ी मिली। पीछे पीछे वो अधेड़ औरत, वो कपल और ड्राइवर दौड़ रहे थे और कह रहे थे, कहाँ जा रहे हो दोनों? वापस तो आओ। वापस आओ ना। होटल से निकलते के साथ ही शिखर और कनक को जो गाड़ी मिली थी दोनों उस गाड़ी में हड़बड़ी में बैठे और ड्राइवर से कहा, जरा तेजी से भगाओ। कुछ आगे गए ही थे कि एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और उनकी गाड़ी आधी खाई में लटक रही थी और आधी जमीन पे थी। उस घटना को 6 साल बीत चुके हैं आज। खाई में गाड़ी तो मिली थी लेकिन कनक और शिखर आज भी पुलिस फाइल्स में लापता है। लोगों की माने तो ऊटी जाने के रास्ते में रात के अंधेरे में एक कपल को उन्होंने लिफ्ट मांगते देखा है। गाड़ी रोकी तो शायद आपके साथ भी वही हो।